हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे बच्चे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में। ठीक है, तो बच्चों अपन ने एक चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, न्यू किंग्स एंड किंगडम। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। इसके बारे में अपन लोगों ने जो लास्ट सेशन था अपना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में देखा, डिफरेंट डिफरेंट किंग्स के बारे में जाना कि कौन सा कैसा किंग था, कितना उसका टेन्योर था। ठीक है, उन सब राजाओं के बारे में अपन ने जाना। ठीक है, और किस तरीके से जो दिल्ली है वो अलग अलग सिटीज में कन्वर्ट हुआ, किंगडम्स में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, जैसे लास्ट जो चैप्टर था अपन ने उसमें चोलास पीरियड के बारे में जाना। अपन ने उसमें जाना कि किस तरीके से जो राजा है वो रूल करता है, अपनी टेरिटरी को जो है वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो जो आज जो है अपन उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से, ठीक है, दिल्ली पे जो पावर बनी, जो रूल हुआ, जो दिल्ली सल्तनत बनी। लेकिन दिल्ली की जब सल्तनत में तो वहां पे रूलर कौन था, कितने सुल्तान थे, कौन कौन सुल्तान थे, आज अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्यादा नहीं, छोटा सा डिस्कस करेंगे, दो चार राजाओं या फिर रानी के बारे में करेंगे। ठीक है, राजा और रानी इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि अपन आज इसमें ये भी देखने वाले कि किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी वहां पर हुआ। जेंडर में इतना ज्यादा डिस्टिंक्शन था, किसी भी फीमेल पर्सन को, जैसे कि अपन बोल सकते क्वीन को वहां पर पावर्स नहीं दी जाती थी। उनका मानना था कि जो फीमेल है, जो गर्ल है या फिर जो विमेन है, वो रूल नहीं कर सकती। तो ये जेंडर डिस्ट्रिक्शन है ना बच्चों, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो वहाँ के रूलर्स थे, जो वहाँ के मेल थे, वो डोमिनेंसी दिखाते थे अपनी फीमेल्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन। छोटे छोटे राजाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला बच्चा जिसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तवारीख। तवारीख बच्चों, अपन ने इसको समझने से पहले लास्ट चैप्टर में समझ लिया था कि देयर वर मिंटेड कॉइन्स। दिल्ली के खुद के कॉइन्स थे ना। मिंटेड कॉइन्स मतलब क्या होता है? वहीं के बनाए हुए बनावटी कॉइन्स, वहीं के जिनके ऊपर अलग अलग आर्किटेक्चर मिलता था। और आज के टाइम पे अगर देखें, आज मान लो कि अगर अपने को वो कॉइन्स मिलते हैं तो अपने को कितना ज्यादा नॉलेज मिलती है हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री कैसी थी, हिस्टोरियंस यानी जो पहले के लोग थे वो कैसे थे, वो कैसे मिलती है अपने को। आज अपन कैसे पढ़ पा रहे हैं इन टॉपिक्स के बारे में, कैसे अपने को पता पड़ा इन सब चीजों के बारे में, इन कॉइन्स की वजह से, उन आर्किटेक्चर की वजह से, उन इंस्क्रिप्शन की वजह से। वही एक रिच सोर्स है इंफॉर्मेशन का, हिस्टोरियंस के बारे में जानने का। ठीक है, और जैसे जैसे हिस्टोरियंस के बारे में पता पड़ता है ना बच्चों, वैसे वैसे उनकी हिस्ट्री के बारे में पता पड़ता है कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, वो कैसे इतना यादगार बने, उनको अपन हिस्ट्री में क्यों याद रखें। जने तो बहुत सारे रूलर्स, बहुत सारे लोग कितने थे पहले, पॉपुलेशन कितनी थी, लेकिन सिर्फ लिमिटेड लोग ही क्यों याद रखने हैं? क्योंकि उनकी हिस्ट्री में कुछ वैल्यूएबल था, उनकी उनकी हिस्ट्री में कुछ वैल्यूएबल इवेंट था, कोई न्यूज थी, कोई इंफॉर्मेशन थी, जिसके थ्रू आज अपन उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब उस टाइम पे जो स्क्राइब्स थे, ठीक है, जो स्क्राइब्स थे, जो क्रॉनिकल्स वगैरह लिखते थे, वो उनको बोलते थे तारीख। अगर सिंगुलर उसका नेम देंगे तो तारीख है, और अगर उसको अपन बोलेंगे प्लूरल के अंदर तो वो तवारीख हो जाएगा। ठीक है, बीच में डब्ल्यू आ जाएगा और ए आ जाएगा, तवारीख। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, जो स्क्राइब्स होते हैं, जो क्रॉनिकल्स लिखते हैं, उनको, जब उन्होंने क्रॉनिकल्स लिखे तब उसको तारीख बोला, जब उन्होंने एक लिखा सिंगुलर के अंदर, और जब उसको प्लूरल में लिखेंगे तब वो तवारीख हो जाएगा। जनरली ये जो क्रॉनिकल्स थे ये पर्शियन लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते थे। कौन सी लैंग्वेज बच्चों? पर्शियन लैंग्वेज, ध्यान रखना। ठीक है, और उस टाइम पे एक यही लैंग्वेज थी जो पूरे दिल्ली पे रूल करती थी। दिल्ली की जितनी सल्तनत थी, तो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इसी लैंग्वेज के ऊपर था। अब तवारीख जो लिखा लोगों ने, उन्होंने ये जाना कि जो लोगों के सेक्रेटरी हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या पोएट्स हैं या कॉर्टियर्स हैं, ठीक है, उन लोगों की भी जरूरत पड़ती है। उन्होंने क्या किया, सारी की सारी चीजें काउंट करी, कितना कुछ वो कर सकते हैं। ठीक है, जो तवारीख के ऑथर्स थे उन्होंने ये सब किनसे सीखा? वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से, वहाँ के पोएट से, वहाँ के कॉर्टियर से। और उन्होंने ये वापस से सोचा, काउंट किया कि कितने इवेंट्स हैं जो रूलर्स यहाँ पे कर चुके हैं, और कितने ऐसे रूलर्स को एडवाइस दी गई है कि आप सिर्फ रूल करो। उनका एम्फसाइज किसके ऊपर था? टू जस्ट रूल। आपको सिर्फ रूल करना है और कुछ नहीं करना है। उनकी एडवाइजरी ये होती थी। ठीक है, जो तवारीख लिखते थे, उनकी ऑथर्स की बात कर रहे हैं, वो जनरली सिटीज में रहते थे, स्पेशली दिल्ली के अंदर। ठीक है, और बहुत कम ऐसे लोग थे जो विलेजेस में थे उस टाइम। ठीक है, बट उन्होंने सुल्तान के बारे में लिखा। उन्होंने दिल्ली के जो सुल्तान हैं, जो दिल्ली के राजा हैं, जो दिल्ली के रूलर्स हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा। और वो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेक्ट तो करेंगे। आज आप लोग भी जो है कुछ काम करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं ना कि सर इसमें कितने मार्क्स आएंगे, ये एक्टिविटी हमको कब सबमिट करनी है।
तो वैसे ही जब उन्होंने इसके बारे में लिखा तो उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया कि उनको भी बड़े बड़े अवार्ड रिवॉर्ड ये सब मिलेंगे, ठीक है। और जो वहां के राजा था उनका यही मानना था कि रूलर्स को, मतलब जो रूल कर रहे थे, ऑब्वियस बात है वही राजा जो थे, है ना, उनको उनको ये एडवाइस दी गई कि भैया इन सबको आप प्रिजर्व करके चलो, बचा के चलो, बना के चलो, एज अ सोशल ऑर्डर बाद में काम आएगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सोशल ऑर्डर जो होता है ना वो बर्थ से मिलता है और जेंडर डिस्टिंक्शन भी साथ में लगता है। बर्थ से मिलता है कहने का मतलब समझ रहे बच्चे? आज जो रूलर है, नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा? उन्हीं की फैमिली का मेल मेंबर, क्योंकि जेंडर डिस्टिंक्शन लिखा है बच्चों लास्ट वर्ड, अगर आप ध्यान से देखेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना, उनके जो बर्थ होगा उनके घर में जो नेक्स्ट मेल अथॉरिटी होगी उसी के पास वो राइट जाएगा वहां पे रूल करने का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब इनमें दो चीजें अपन और पढ़ेंगे, द सर्कल ऑफ जस्टिस और जेंडर डिस्टिंक्शन। द सर्कल ऑफ जस्टिस फकरी मुदब्बीर ने लिखी थी, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं, इसने ये बताया कि किस तरीके से जस्टिस जो है किंग को देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चेन है बच्चों, समझ लो कैसे चेन है कि किंग का सर्वाइव रहना बहुत जरूरी है। किंग कब सर्वाइव होगा? जब प्रॉपर तरीके से उसके पास सोल्जर्स होंगे, ठीक है, और पीजेंट्स प्रॉपर तरीके से इंटरकनेक्टेड है, तीनों के तीनों, किंग, सोल्जर एंड पीजेंट्स, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। कैसे? सोचो, राजा की अकॉर्डिंग राजा जो है उसको सर्वाइव रहना है, वो कैसे सर्वाइव रह पाएगा? अपनी आर्मी के थ्रू, अपने सोल्जर्स के थ्रू, ठीक है। और जो सोल्जर है वो कैसे सर्वाइव करेंगे? जब तक उनको सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे तभी तक तो वो काम कर पाएंगे। और उनको सैलरी कहां से मिलेगी? किंग देगा। और किंग के पास पैसा कहां से आएगा? रेवेन्यू कहां से आता है बच्चों? यस, पीजेंट्स के पास से। देखो बच्चों कैसे कनेक्टेड है, पहले पीजेंट है वो काम करेगा, वो रेवेन्यू कमा के किंग को देगा, ठीक है, किंग उसमें से सैलरी देगा सोल्जर्स को, और सोल्जर्स इन रिटर्न में किंग का ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों इंटरकनेक्टेड है बच्चों, ठीक है। इसलिए किंग को भैया बोला गया कि आप सिर्फ रूल करो और गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से चलाओ ऑनेस्टी के साथ। बाकी पीजेंट्स का भी प्रॉस्पर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अगर रेवेन्यू शेयर नहीं करेंगे तो सोल्जर्स के पास सैलरी नहीं जाएगी, और सोल्जर्स के पास सैलरी नहीं जाएगी बच्चों, किंग क्या करे? चलो, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना जेंडर डिस्टिंक्शन। जेंडर डिस्टिंक्शन बच्चों बहुत इजी है, वो जैसा कि मैंने बताया कि मेल और वुमेन, मेल को सुपीरियोरिटी वहां पर दी जाती थी, वुमेन को इंफीरियर ट्रीट किया जाता था, ठीक है। उनका ये मानना था कि भाई जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं ये ऑटोमेटिक ऊपर में बनाया, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग बायसनेस रखेंगे सोसाइटी में, मेन जो है उनको ज्यादा पावर्स देंगे, वही लायक है सिर्फ किंग बनने के। लेकिन कुछ ऐसी क्वीन है जिन्होंने रूल किया, ठीक है, उनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान जो है वो 1236 के अंदर वहां की सुल्तान बनी, ठीक है। वो इल्तुतमिश की डॉटर थी, लेकिन ज्यादा टाइम तक लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सके एज अ रूलर, क्योंकि वो विमेन थी। सिर्फ इतना सा मानना था कि वो विमेन है, इसलिए वो प्रॉपर तरीके से रूल नहीं कर सकी। और वहां की जो पूरी सल्तनत थी दिल्ली की, उन्होंने भी इसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया बच्चों, ठीक है। इवन जब रजिया सुल्तान ने सोचा कि मैं इंडिपेंडेंटली रूल करूंगी, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन चलाऊंगी, तब उसके नतीजा क्या निकला? उसको 4 साल के बाद उसको एज अ सुल्तान, एज अ रूलर हटा दिया गया। 1236 में वो आई थी ना बच्चों, 1240 के अंदर उसको हटा दिया गया। मतलब सोचो, वहां के लोगों ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया एज अ वुमेन कि हाँ ये रूलर, ये रूल भी कर सकती है। दूसरा, रुद्रमा देवी 1262 से 1289, ये काकतीय डायनेस्टी की थी, वरांगल से। वरांगल अपना पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसने, वो भी एक फीमेल थी, उसने जेंडर डिस्टिंक्शन को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एकदम ही हटा दिया, चेंज कर दिया। उसने सोचा कि अगर मैं एज अ फीमेल काम करूंगी, अगर मुझे भी अगर फीमेल का एलिगरी मिलेगी तो उसको भी प्रॉपर तरीके से हटा जाएगा। तो उसने क्या कर दिया? उसने अपना नाम ही चेंज कर दिया। उसने अपना नाम फीमेल की जगह पे ऐसा रखा जो मेल साउंड होता है, ठीक है। उसने अपना इंस्क्रिप्शन इस तरीके से लिखा है कि वो मेन की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि फीमेल की तरह, ना कि विमेन की तरह, ठीक है। और तीसरी एक और की बात करें अपन, जब कश्मीर में रूल करती थी 980 से लेके 1003 तक, उसने भी अपना नाम दीदा रख दिया था इंस्टेड ऑफ दीदी। उसने कहा था कि आप लोग मुझे दीदा बोलिए इंस्टेड ऑफ दीदी, क्योंकि दीदी बोलेंगे तो अगेन विमेन साउंड होगा, और विमेन साउंड होगा तो ऑटोमेटिक उनको वहां के लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ रूलर, ठीक है बच्चों। तो ये बायसनेस जो थी ना पीपल को लेके, वहां की विमेन को लेके, ये बहुत ज्यादा थी, इसलिए प्रॉपर तरीके से वहां पे क्वीन जो है वो कभी रूल नहीं कर पाई। सिर्फ जो मेन है उन्हीं को सुपीरियोरिटी मिली, और वही वहां पर जो रूल है वो कर, ठीक है बच्चों।
आई होप आपको आज के जो सुल्तान के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, अपने तवारीख के बारे में जाना, रजिया के बारे में जाना, रुद्रमा देवी के बारे में जाना, और वो जाना जो कश्मीर में रूल कर रही थी, जिसने अपना नाम दीदा रख दिया इंस्टेड ऑफ दीदी। ठीक बच्चों, आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी आप जानते हैं अपन उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बच्चों। बाय बाय।